हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं राजन एक बार फिर से आप सभी का एडूबीज एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जो जो भी टॉपिक मैं पढ़ाया हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम जो बात कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, जिसमें आप क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी देखते हैं। उसमें हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक एक टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाया हुआ है और कहाँ से क्वेश्चन बनाने की उसकी संभावनाएं होती हैं। साथ ही मैं जब टॉपिक मेरा ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में मैं उसमें कुछ ऐड कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन अपने से और क्वेश्चन जो कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं उसको लाके यहाँ पीछे दिखाता हूँ आपको, जो लास्ट में हमारा होता है। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग इस पे एक एक टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं। अभी 2 चैप्टर हमारा क्लास 7 का ख़त्म हुआ है, जिसमें हमारे जो इन्वायरमेंट की बात हुई और अर्थ के इंटीरियर की बात हुई। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 3, जो है आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, हमारी बदलती पृथ्वी। मतलब क्या है इसका, हमारी बदलती पृथ्वी क्या। इसमें आज हम जो बात करेंगे हमारी बदलती पृथ्वी में, उस इसके इंटीरियर के तो बात हो गई, साथ ही जो हम इसके कॉन्टिनेंट है, इसका जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है, ये सारे सारे ये जब एक साथ थे फिर ये कैसे एक दूसरे से दूर गए। स्टार्टिंग में एक जियोग्राफर थे अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने दिया था कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो उनकी थ्योरी का यही था कि कैसे एक एक जो महाद्वीप है वो अलग हुए, वो एक दूसरे से दूर कैसे गए। ठीक है, इसी थ्योरी में ही हमारा जो है एक नेक्स्ट है सी फ्लोर मैपिंग थ्योरी। सी फ्लोर मैपिंग थ्योरी है और उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो ये प्लेट एक दूसरे की प्लेट जो थी एक दूसरे के पास में थी और कैसे वो दूर होती हैं, वो हम सी फ्लोर मैपिंग की जो हमारी थ्योरी है उस पर हम देखेंगे। ठीक है, पहले देखिए बात करते हैं कि जो प्लेट होते हैं उसमें कहीं न कहीं मूवमेंट होता ही रहता है। ठीक है, मूवमेंट की बात करें तो जैसे कुछ होते हैं अंतर्जनित बल होते हैं और कुछ होते हैं बहिर्जनित बल, मतलब बाहरी बल होते हैं। ठीक है, और इससे देखिए कि कहीं कहीं जो सडन आ जाता है, सडन में ये सारी घटनाएं घट सकती हैं। जैसे कि भूकंप आ गया, अब भूकंप को सिर्फ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम बच सकते हैं, लेकिन इसको हम पहले से बहुत ज़्यादा पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि भूकंप इस दिन आएगा। ठीक है, बस हम उसके कुछ उपाय होते हैं कि हम इसके माध्यम से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और थोड़े बहुत छोटे मोटे तरीके होते हैं जिससे हम और भी बचने की कोशिश करते हैं। वहीं ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी भी सडन ही आता है। ठीक है, वो भी बता के नहीं आता है कि हाँ हम इस डेट को आएंगे, तो वो कभी भी आ जाता है। तो भूस्खलन वैसे हुआ। ये तीनों जो घटनाएं हैं वो प्लेट की वजह से हैं। ठीक है, कि प्लेट की मूवमेंट होती है और उसकी वजह से भूकंप आना, उसकी वजह से ज्वालामुखी का निकलना, उसकी वजह से भूस्खलन। ठीक है, वहीं ये देखिए एक और ये थोड़ा सा मतलब टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है ये वाला। ठीक है, जैसे पर्वत निर्माणकारी बल। अब इसमें क्या है कि इसमें ये वाली घटनाएं तो कभी भी हो सकती हैं, सडन होती हैं, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें टाइम का मतलब है कि जैसे जो हिमालय की उत्पत्ति एक दिन में तो हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन वो भी क्या है, प्लेट की मूवमेंट की वजह से ही हुआ है। प्लेट की मूवमेंट मतलब मैं बताया था कि एक कॉन्टिनेंट प्लेट, ये दोनों का जब सबमर्ज होते हैं ये, तो ये नीचे तो कोई यहाँ पे, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट है, तो ये यहाँ पे जो मलबा होता है उसको ये प्रेस करके माउंटेन का रूप लिया था। मैं पहले पीछे वाली क्लास में मैं बता चुका हूँ, आप उस पर वहाँ हिमालय की उत्पत्ति वाले टॉपिक पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो घटना है वो मतलब एक निरंतर चलने वाली है घटना है, एक दिन की घटना नहीं है कि एक ही दिन में सारा कुछ हो गया। वहीं देखिए बहिर्जनित के बल की बात करें तो ये वाली चीजें हैं, जैसे अपर्दन और निक्षेपण निक्षेपण। ठीक है, इरोजन होता है यहाँ पे। ये वाली घटनाएं जो घटती हैं, जैसे हिमनद का पिघलना, ये बाहरी है। समुद्री तरंग, जो समुद्री लहरें होती हैं, अभी हम लास्ट में इसमें देखेंगे कि कैसे जो समुद्री लहरें होती हैं, जो वहाँ की चट्टानें होती हैं उसको तोड़ के एक नई आकृति दे देती हैं, धीरे धीरे फिर उसको समुद्र में विलीन कर देती हैं। और
वैसे ही जैसे पवन की बात करें तो ये भी कैसे अ, एक नए भूखंड का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ एक कुछ नई आकृति, भू आकृति देती हैं। ठीक है, वहीं नदी की बात करें तो ये भी कैसे आती हुई तो कैसे डेल्टा का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कैसे ये झील, एक जो होते हैं चाप झील या गोखुर झील बोलते हैं, उसका निर्माण कैसे करती हैं। साथ ही साथ ये मलबा लेके आती हैं तो कुछ नए आइलैंड भी बन जाते हैं, नदी के आइलैंड, जैसे असम में बना हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में जो माजुली बोलते हैं, माजुली आइलैंड, तो ये वो किसका उदाहरण है, वो नदी का है। ठीक है, वहीं पवन के द्वारा भी बनता है, समुद्र के द्वारा, और साथ ही साथ हिमनद। ये जो घटनाएं घट रही हैं वो क्या है, वो मतलब हमारे जो पृथ्वी है, भूभाग है, उस पे हो रही हैं। ठीक है, वहीं ये वाली जो है वो अंतर्जनित है, मतलब पृथ्वी के अंदर की वजह से हो रही है, वहां पे कोई हलचल हो रही है तो उसकी वजह से हो रही है। चलिए देखिए, ये हमारा जो है आज का यही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, सी फ्लोर मैपिंग। स्टार्टिंग में इसकी खोज अभी मतलब जब अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था तो उससे पहले हमें पता नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हम तो बस ये देखते हैं कि जो पृथ्वी का पटल है ऊपर ही हमें दिखाई देता है कि हिमालय और भी माउंटेन जो हैं वो हाइट पे दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये हम इसका अध्ययन किए, सी फ्लोर मैपिंग की बात की, तो जितनी हाइट पृथ्वी के ऊपर है, मतलब सॉरी माउंटेन की है, हाइट ऊंचाई होती है, उतनी ही गहराई में भी एक होता है जो यहाँ पे सी फ्लोर होता है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा ट्रेंच जिसको बोलते हैं, वो मतलब जितना माउंटेन हम सतह से ऊपर देखते हैं वही यहाँ नीचे भी इतनी, इससे ज़्यादा तक गहराई हमें मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है। जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम चल रहा था, उस टाइम पे ही जो रशियन सबमरीन थी वो इस क्षेत्र से, ट्रेंच से, इस वाले एरिया से होकर गुजरती हैं। तो वो अब सबमरीन है तो वो स्टार्टिंग सतह पे तो होती नहीं है, वो जितना डीप में चली जाए उनके लिए कमी है। ठीक है, ताकि वो दुश्मन को दिखाई ना दे। तो सबमरीन जब यहाँ से जा रही थी तो वो ट्रेंच से होकर निकलने लगी, तो इनको कहीं न कहीं वो आभास हुआ कि ये क्या चीज़ है, ये मतलब एक नया उनको कॉन्सेप्ट दिखाई दिया, यहाँ पे चीज़ दिखाई दी कि ये वाला जो एरिया है वो क्या है आखिर में। ठीक है, आगे जाके फिर इस पे अध्ययन किया गया, और सबसे पहले जो बात की इसकी वो थे हैरी हेस और डाइट्स ने। ठीक है, अभी उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ये मिड ओशनिक रिज की बात करें, इसको खोजा गया वो था अटलांटिक ओशन में। ठीक है, यहीं पे खोजा गया सबसे पहले। और ये जो थोड़ा सा, ये देखिए ये वाला वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ये वाला थोड़ा सा ऐसे अपलिफ्टेड है, थोड़ा सा उठा हुआ भाग है। ठीक है, और एक चीज यहीं पे हमें ये भी पता चला कि जो ओशनिक प्लेट है, पहले हमें नहीं पता था कि ओशनिक प्लेट भी नष्ट होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं। लेकिन जब हम सी फ्लोर मैपिंग की बात किए तो हमें पता चला कि ओशनिक फ्लोर भी हमारा, जो हमारा ओशनिक फ्लोर है वो भी नष्ट होता रहता है। ठीक है, और जो सी फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे जो ये देखिए क्या है, मिड ओशनिक रिज है ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट ये इधर की तरफ मूव होता रहता है। ये मतलब यहाँ से क्या होता है कि ये एक सर्किल ऐसे चलती रहती है, और ये क्या होता है, मैग्मा होता है। ठीक है, लावा होता है, वो इस प्लेट को ऐसे मूव कराता रहता है। यहाँ से ये क्या होता है कि ये बाहर निकलता रहता है। ठीक है, समुद्र के अंदर की बात हो रही है, वहीं पे ही बाहर निकलता रहता है। तो ये वाला जो पास वाला होगा सबसे नया होगा, तो ये अब बाहर निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, मूव होता जा रहा है। ये ओशनिक प्लेट है, ये देखिए ये भी ओशनिक प्लेट है, जबकि ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट प्लेट है ये वाला। ठीक है, ये देखिए इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो जो ट्रेंच है ये वाला हिस्सा, इसको ट्रेंच, ये वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ की जो पार्ट है ये नए होंगे सबसे ज़्यादा। वहीं इससे दूर जब जाएंगे तो वो क्या होगा, ये मिड ओशनिक रेज है, MOR बोलते हैं जिसको, MOR इसी के नाम से जानते हैं। ट्रेंच यहाँ पे बनता है, ये वाला। ठीक है, तो जो जब हम ये मिड ओशनिक रिज से दूर जाएंगे तो वो क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं वो होती हैं पुरानी। ठीक है,
जबकि उसके पास वाली जितनी चट्टानें होंगी वो कैसी होंगी, वो होती हैं नई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये धीरे धीरे इधर खिसकती हुए जा रही हैं। और यहाँ पे चूंकि मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जो कॉन्टिनेंट प्लेट होती है और जो ओशनिक प्लेट होती है, ये वाली प्लेट क्या होती है, भारी होती है। ठीक है, ये वाली हल्की होती है, हल्का होता है ये, और ये भारी। तो क्या होगा, जब ये किसी भी कॉन्टिनेंट के प्लेट के पास आएगी, समीप आएगी, तो क्या होगा, भारी वाली प्लेट नीचे चली जाएगी। ठीक है, फिर इसका क्या होगा, नीचे गई, ये मेल्ट हो गई। ठीक है, सबडक्शन इसका हो गया, और फिर ये जाके जो अंदर जो मेल्ट वाला पार्ट था उसी में ये मर्ज हो गया, फिर ये कहीं ना कहीं से फिर ये निकलती है। तो ये घटना निरंतर चलती रहती है। ठीक है, देखिए इन्होंने सबसे पहले दिया था 1916 के टाइम पे इन्होंने दिया था, और यमुआर की बात की, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, संवहनी करंट की बात की इन्होंने। ये वाली जो होती है, ये जो चलती रहती है, ये जो करंट चलती रहती है, ठीक है, तो ये देखिए, ये मैग्मा यहाँ से आ रहा है, जब ये करंट यहाँ पे चलेगी तो क्या होगा, ये मैग्मा जो इधर से आ रहा है, ये यहाँ पे कोई जो ओशनिक क्रस्ट है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले ही कि जो हमारे ओशनिक क्रस्ट की जो मोटाई है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हमारा जो भूभाग वाला क्रस्ट है, भूभाग वाला तो लगभग वो है 35, जबकि ओशनिक लगभग है 5 किलोमीटर मोटाई। और ये भी कहीं पे भी इसको अगर वीक पॉइंट मिल गया तो वहीं से क्या होता है, ये मैग्मा बाहर निकलता रहता है। ठीक है, ये है इसका कॉन्टिनेंटल करंट, और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ओशनिक फ्लोर है वो तो डिस्ट्रॉय होता ही रहता है, वो एक निरंतर चलता रहता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है और साथ ही साथ नए भी पीछे से आ रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नए आ रहे हैं और साथ ही साथ ये डिस्ट्रॉय भी होता जा रहा है। तो हमारे जो प्लेट हैं उनका मूवमेंट करने में इनकी इनकी मतलब क्या भूमिका है, इनकी भूमिका यही है कि ये नीचे निरंतर, सारे प्लेट के नीचे पता है एक ओशनिक प्लेट है ही, तो निरंतर ऊपर ये संवहनी करंट चलती रहती है, कन्वेंशनल करंट जो चलती रहती है, ये क्या करती है, प्लेट को दूर करती जाती है। दिखाई तो नहीं देता है, इसके लिए करोड़ों साल लग जाते हैं, मतलब एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे आप उसको देखने के लिए। और अल्फ्रेड वेगनर ने कहा भी था कि ये मूवमेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने ये थ्योरी नहीं दे पाए थे कि किसकी वजह से। ठीक है, तो सी फ्लोर थ्योरी जो हमारी है, मैपिंग जो हमारी थ्योरी है, वो यही है कि कैसे इसके आंतरिक भाग में क्या घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेट एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है कैसे। ठीक है, देखिए ओशनिक प्लेट भी डिस्ट्रॉय होती है, और करीब इसमें कितना टाइम लग जाता है, करीब 300 मिलियन ईयर्स इसमें लग जाते हैं समय, मतलब एक दिन की घटना ये नहीं है, निरंतर चलती रहती है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस एनसीईआरटी में शुरुआत में ही दिया हुआ है कि आंतरिक भाग, तो उसमें मैं जानबूझ के ये चीज़ें आपको ऐड किया हूँ कि ये चीज़ें भी आप जानते रहें कि क्या होता है, सी फ्लोर मैपिंग क्या होता रहता है। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, ये चीज़ें जब टॉपिक आएगा तो और भी अच्छे से आप पढ़ेंगे, बट आपके लिए जीएस के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो थोड़ी सी चीज़ें आप कम से कम जानते रहिए कि मिड ओशनिक रिज क्या है, जिसको OMOR बोलते हैं, क्या चीज़ होती है। ठीक है, और ये कुछ और ऑर्थर हैं, इनको भी जानते रहिए कि इन्होंने ही दिया था ये चीज़ें। तो कम से कम एक भूभाग को जो हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए ट्रेंच, मैंने बताया ना कि जो जो ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, तो ये जहाँ पे मर्ज हो रही है यहीं पे एक ट्रेंच का निर्माण करती है दोनों के बीच में। ट्रेंच मतलब ये वाला दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं ट्रेंच, मतलब इसकी गहराई बहुत ही ज़्यादा ये गहरी होती है, मतलब जो हमारे हिमालय है इससे भी ज़्यादा ये इनकी गहराई है। ठीक है, तो ये कब ढूंढा गया था, तो वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम पे ही ढूंढा गया था ये। ठीक है, इसके बाद फिर इस पर रिसर्च हुई कि क्या है ये। तो सबसे जो हमारा डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे तो वो है, देखिए साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको बोलते हैं मरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये डीपेस्ट है, ये भी एग्जाम में पूछता रहता है डीपेस्ट कौन सा है। और एक ये वाला भी पूछता, आप याद रखिए कि हिंद महासागर से रिलेटेड है,
डायमंटियाना ट्रेंच, ये कहाँ कहाँ पे है, ये इंडियन ओशन या हिंद महासागर, ये चूंकि पूरा वाला हिस्सा ये हिंद महासागर ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए पर्थ है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे, तो इससे 1400 माइल्स वेस्ट टू साउथ। तो ये वाला भी आप याद रखिए, भारत और इधर अपने हिंद महासागर के परिपेक्ष में। और सबसे जो बात करें सबसे डीपेस्ट, तो ये वाला हमारा है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई, ट्रेंच की बात हो गई, क्या है और भी आप लिस्ट में देख सकते हैं, बट आप समझते रहिए कि क्या चीज़ें हैं। ट्रेंच की बात हो रही तो क्या है, यमुयार क्या है, ठीक है, मिड ओशनिक रिज क्या है, और साथ ही उसके मूवमेंट और चीज़ें को समझते रहिए। नेक्स्ट जो हमारा है देखिए ज्वालामुखी, जो एनसीईआरटी हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। मैं बताया कि ये जो ओशनिक प्लेट है या कॉन्टिनेंट प्लेट है, इसके नीचे जो है वो कहीं ना कहीं मैग्मा ही होता है, लावा होता है, ठीक है, एक मेल्ट फॉर्म में होता है। जब मैं इंटीरियर की बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि एक जो अंदर अंदर जो होता है वो एक कहीं कहीं एक धधकती हुई, मतलब एक वहाँ पे पूरा मेल्ट होता है, मतलब वहाँ पे जीवन तो संभव है ही नहीं और कोई मतलब वहाँ जा ही नहीं सकता। ये भी मैं बताया था कि अभी तक हम यह सिर्फ हम लोग 6 किलोमीटर तक पहुँचे हुए, मतलब वहाँ तक चीज जानकारी हमारे पास है, वो भी पेट्रोलियम के चक्कर में वहाँ पे गए थे, वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बाकी नॉर्मली वहाँ तक मतलब जाना उस वाले एरिया में तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। ज्वालामुखी क्या है, क्रेटर क्या है, देखिए क्रेटर क्या है, जैसे इसके जो अंदर वाला भाग है ज्वालामुखी, ये जब बाहर निकल के आता है यहाँ पे और जो सतह है उस पर ये फैलता है, पहले तो वो बहुत ही गर्म होता है, ठीक है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बट वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये जो क्रेटर क्या है, क्रेटर की बात करें तो ये जो मुख वाला पार्ट होता है उसके यहाँ पे होता है, ठीक है, जहाँ पे निकलता है वो उस वो वाला एरिया क्या है कि अब कुछ दिन बाद वो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो वाला हिस्सा क्या होता है, क्रेटर हो जाता है। और कभी कभी फिर वो सेकेंड टाइम उसका उद्गार होता ही नहीं है, ज्वालामुखी फिर से आता ही नहीं है। तो वो जो क्रेटर है वो क्या होता है कि वो और स्पेस लेके वहाँ पे फिर बारिश हो रही है, मतलब वो ये जो लावा निकला ये पूरा ठंडा हो गया, ठीक है, पूरी चट्टान के रूप में ले लिया। तो ये वाला जो हिस्सा है ठंडा हो जाएगा, बाद में यहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, और वो कभी कभी इसको फिर वो क्रेटर झील का रूप ले लेता है। जब बारिश होगी तो फिर उसमें पानी आ जाएगा, और पानी होगा तो फिर वो एक झील का रूप ले लेता है। तो ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील होती है, जिसको बोलते हैं क्रेटर झील, ठीक है। वहीं देखिए यही है, नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ, ये पदार्थ है, ठीक है, अचानक बाहर निकलते हैं। मैंने कहा ना कि ये सडन होता है, ये कोई प्रोसेस नहीं है कि अब होगा, मतलब कोई डेट दे के नहीं निकलता है। मैं अभी बता चुका हूँ पीछे चार्ट में, ये सडन ही ये सारी घटना है, जैसे भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, वैसे ही ज्वालामुखी बिल्कुल सडन घटना है, ठीक है। कुछ जो होते हैं ज्वालामुखी, मैंने बता दिया कि ज्वालामुखी क्या होता है, क्रेटर झील क्या होती है, और क्रेटर क्या होता है, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जैसे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, ये जो एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप जरूर याद रखिए। बाकी आप सारे अगर आपको याद हो जाए तो और भी अच्छा है। देखिए इसमें ये वाला बहुत ही, जब ये क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत ही मिलाने को आजकल आते हैं, आजकल डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो 3 इधर दे देगा और 3 उसके स्थिति दे देगा, और स्थिति इसके बाद कहेगा उनको मिलान करिए, ठीक है। तो कम से कम आप जैसे देखिए ये वाला आप जरूर याद रखिएगा, विसुवियस कहाँ पे है, इटली में है। कोटोपैक्सी खूब पूछा हुआ है, ठीक है। साथ ही इधर आप याद हो जाएगा तो ठीक है। इधर देखिए एक दो जैसे ये वाला है माउंट एटना, ये भी खूब पूछा हुआ है, ठीक है। मेरापी भी पूछा हुआ है, तो ये आप याद रखिए। अब क्योंकि इतनी बार पूछ चुका है तो अब इसके पास अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है तो बस यही करता है कि ये मिलाने की कोशिश करता है, ठीक है, और गलती से इसमें से कोई और भी दे देता है तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप कम से कम इसमें से आधा तो कम से कम आप याद रखिए, ताकि यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आए। देखिए ये किलाऊ है, हवाई द्वीप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वहीं सेंट हेलेंस, ये भी यूएसए में है। मौना लोआ, ये आप जरूर याद रखिए, ठीक है। एक ये वाला याद रखिए। तो ये कम से कम जो मैं बता रहा हूँ उसको तो आप जरूर याद रखिए, बाकी सारे याद हो जाएं तो और भी बेहतर है, आप अपने तरीके से कैसे भी उसको याद कर सकते हैं।
भूकंप की बात करें तो ये भी सडन घटना है, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि प्लेट जो हमारे यहाँ उसके मूवमेंट की बात हो रही है, प्लेट का जो मूवमेंट है वो कैसा है, पृथ्वी की सतह पर कंपन होना, वही है ना प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी यही है। और साथ ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें पता है कि वो उसके मूवमेंट ही हो रहा था, लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहे थे, ठीक है। लेकिन सारे प्लेट जो अभी जैसे हमारा जो भारत है अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमारा जो भारतीय महाद्वीप है वो कहीं न कहीं यूरेशिया वाले पार्ट से टकराया हुआ है, ठीक है। इंडियन प्लेट जो है वो कहीं न कहीं इससे टकराया हुआ है। और दोनों कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जब प्लेट है तो कोई भी सबडक्ट नहीं होगा, कोई भी किसी का भी सबमर्जन नहीं होने वाला है, पिघलेगा कोई भी नहीं। तो ये हमेशा कहीं न कहीं टक्कर देते रहते हैं, ठीक है। तो जब भी इनमें मूवमेंट होती है, चूंकि जो सी फ्लोर मैपिंग अभी मैं बताया कि जो मिड ओशनिक रिज है वो निरंतर वो भी चलती रहती है, उसका भी मैंने बताया कि उसकी भी धारा नीचे चलती रहती है। तो ये कहीं न कहीं इसको पुश करेगा ही, ठीक है। तो ये घटना कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये चलती ही रहेगी, निरंतर ये चलती ही रहेगी। और भूकंप आना, ज्वालामुखी और ये सारी जो प्राकृतिक होती हैं जो डिजास्टर है वो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। इसमें बस आप समझ जाइए कि भूकंप के लिए कोई भी बहुत ही पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि कुछ अब आधुनिक तरीके हैं जिससे हम ये थोड़ा बहुत उसे बचने के तरीके और कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हम समझ जाते हैं कि कुछ दिक्कत प्रकृति में आने वाली है। कंपन को ही भूकंप कहते हैं, ये तो ठीक है। आप बस समझ जाइए कि ये ट्रांसलेट इसका गलत मतलब ये प्लेट की जो गति है उसकी वजह से ये होता रहता है। वहीं कोई भी भूकंप की बात करें, जैसे यहाँ पे ये भूकंप कोई आया तो जो इसका जो पॉइंट होगा वहां पे सबसे ज्यादा होगा, देखिए अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे आया, इसके बाद ये क्या हुआ, ये काफी एरिया को ये कवर करता है। तो जहां पे ये इसका पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र बोलते हैं, उसको बोलते हैं इपिक सेंटर बोलते हैं, इसी को भी बोलते हैं इपिक सेंटर या फिर अधिकेंद्र बोलते हैं। भूकंप की तीन तरंगे होती हैं, जैसे जिसको पहले को पी तरंग बोलते हैं, जिसको अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं। और एक होता है एस तरंग और एक होता है हमारा एल पृष्ठीय, ये सरफेस पे बिल्कुल आता है ये वाला, ठीक है। पी एस और एल, ठीक है। ये आप तीन इसके तरंग जानते रहिए। और इसमें और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा दूसरे बताऊंगा कि क्या क्या इसमें नापने के क्या क्या होते हैं, स्केल क्या होता है। बस ये आप समझिए कि ये भी आकस्मिक घटना में सडन में ही आएगा, ठीक है। भविष्यवाणी इसकी संभव नहीं है, मैंने बता चुका हूँ कि इस पे। और कुछ जो प्रकृति संकेतक होते हैं, अब ये कैसे होता है पता नहीं, लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जानवरों के अध्ययन पे होता है। मछलियाँ जो होती हैं वो बेचैन होने लगती हैं, तो वो इंडिकेट है, मतलब इंडिकेट करती हैं हमें कि कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आने वाली है, ठीक है। साथ ही जो जमीन में होते हैं जो सांप होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये कुछ संकेतक हैं, अब इसके पीछे रीज़न क्या है नहीं पता है। बस आप याद रखिए कि ये चीज़ें जब ये घटनाएं जो घटती हैं इसकी वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप या ऐसी कोई और प्राकृतिक आपदा आने वाली है, ठीक है। बचाव की बात करें तो आपको भी पता है कि भूकंप अगर आएगा तो कैसे बचा जाए। हम लोग के इधर जो है नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आने की संभावना होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के एक जंक्शन पॉइंट पे ही हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया जो है हमारा वो कहीं कहीं दिल्ली और ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जब भी प्लेट मूवमेंट होगा तो भूकंप तो आना तय है। तो बचने का तरीका बस यही है कि आप अपने मतलब सुरक्षित तो आप घर हो, और जब भी भूकंप अगर आ जाए तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक तो आप भूकंप रोधी घर भी बना सकते हैं अगर आपके पास बजट है, ठीक है। वहीं जापान की बात करें तो आपको ज़्यादातर ऐसे जो, क्योंकि वहाँ पे भूकंप तो आता ही रहता है, वो क्या है कि तीन
थ्री प्लेट है, उनके जंक्शन पे जापान स्थित है। ठीक है, अब वो चूंकि समुद्र में है, अब प्लेट है, तो ये कहीं न कहीं आपस में सबका ये आपस में ये टक्कर होती रहती है, तो वहां पे भूकंप मतलब नॉर्मल सी चीज है, वहां पे आना ही आना है। तो उनको उसी हिसाब से वो अपने घर का स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं कि भूकंप आए तो उनकी छत जो होती है वो बहुत ही मतलब ऐसी होती है कि अगर भूकंप आ भी गया, मतलब एक मेजोरिटी की बात हो रही है कि ज्यादा पॉपुलेशन के लिए क्या संभव है, बाकी जो किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो भूकंप रोधी घर बनवा सकता है, बट नॉर्मल के लिए क्या कर सकते हैं कि जो उनके घर होते हैं वो छत वत बहुत ही हल्के होते हैं, मतलब ताकि भूकंप अगर आए भी तो उनका नुकसान ना, मतलब मरे ना वो, बाकी नुकसान तो होता ही है कहीं न कहीं। ठीक है, मतलब एक तरीका है कहीं न कहीं उसको कम करने का, बचने का। और साथ ही साथ अगर वो हल्का रहेगा तो फिर वो फिर से उसको बना सकते हैं, मतलब सस्ता अगर घर रहा, जैसे छप्पड़ का या ऐसा कुछ घर घर रहा जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल है, हमारे इंडिया का, हर जगह आपको मिल जाएगा, तो ये क्या है कि ये फिर से बन सकता है। वहीं अगर कोई पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, फिर उसको बनाने के लिए मतलब उतना पैसा भी होना चाहिए। तो कई चीजें हैं, भूकंप जब आए तो कम से कम आप जैसे कई हानिकारक चीजें होती हैं, आग हो गया, पानी हो गया, और ऐसी चीजें, या फिर कोई पेड़ पौधे ऐसे कोई खंभे हैं तार के, तो ऐसी चीजों से आप दूर हो जाइए। ठीक है, साथ ही अगर आप घर में ही हैं, कहीं आप जा नहीं पाए हैं, तो कम से कम आप घर में ही छिपने का कोई एक तरीका आप निकाल लीजिए कि कहीं टेबल के नीचे या ऐसी कहीं जगह पे आप जाके सेफ हो सकते हैं, छिप सकते हैं, अपने बच्चों को सेफ कर सकते हैं, खुद सेफ हो सकते हैं। तो ये एक होता है जो आप जागरूकता, अगर आप उसको अपनाएंगे तो शायद हम बच जाएं। ठीक है, क्योंकि शायद ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बचने का पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, भूकंप है वो। तो और ये भी डिपेंड करता है कि कितने रिएक्टर स्केल पे है, मतलब उसके अगर वो ज़्यादा पे है तो फिर नुकसान तो होना ही है। और अब टेबल के नीचे आप छिप गए हैं, पता चला कि आप किसी बिल्डिंग में, किसी फ्लैट में हैं, और पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो गई, तो फिर क्या। तो अब बस ये है कि बचाव का तरीका ही बता सकते हैं कि कैसे बचा जाए। ठीक है। तो ये आंतरिक हो गया, अंतर जो इंटरनल की बात हो गई कि अंदर जो बल लगते हैं उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। कुछ होती हैं जो बाहर की घटनाएं होती हैं, मैं बताया कि नदी के द्वारा। ठीक है, जैसे नदी कुछ जो स्थलाकृतिक बनाती है, जैसे झील बनाने का नदी है रीजन। ठीक है, वहीं ये देखिए डेल्टा का निर्माण, जब नदियां जो हैं वो हिमालय से आती हैं या किसी माउंटेन से आती हैं, तो उनका जो ढाल होता है, उनका जो ढलाव होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, देखिए जैसे यहाँ से ये कोई माउंटेन है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है, इसका जो ढाल है बहुत अच्छा खासा, मतलब कुछ भी यहाँ से मलबा, कुछ भी पत्थर, कुछ भी लेकर आके बहुत तेजी से उसको लेके आता है। लेकिन जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो इनका जो ढाल है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, ढाल कम होने का मतलब हो गया कि जो भी ये मलबा, और जो भी ये मलबा लेके आई थी, जो भी यहाँ से जो माउंटेन था, इससे जो छोटे छोटे मलबे, ये टुकड़े सब ये लेके आई थी, अब ढाल जैसे इनका कम होता जाएगा, अब यहाँ आगे जाके समुद्र है। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, यही मैदान में ही छोड़ती चली जाती हैं उसको। फिर भी कुछ लेके वो फाइनली यहाँ तक जब जाएंगी तो यहाँ पे वो एक धारा में नहीं जब पहुँच पाती हैं, इतना ज़्यादा मलबा होता है कि वो यहाँ पे ऐसे कुछ कई धाराओं में बढ़ जाती हैं। जब भी को ये मैदानी भाग की जो भी नदियां हैं, आप इसको देखेंगे तो ये जब भी समुद्र में जब विलीन होती हैं तो वो कई धाराओं में ये बढ़ जाती हैं। ठीक है, कई धाराओं में बढ़ने का मतलब यहाँ पे ये सारा मलबा ये भर देती हैं, और ये जिनको जहाँ पे भी थोड़ा बहुत जगह मिलता है उसके द्वारा ये आगे समुद्र में विलीन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिट्टी इकट्ठा होती जाती है तो वो बोलते हैं उसको डेल्टा। ठीक है, झील की बात करें कि झील निर्माण कैसे नदी करती है, तो देखिए जैसे स्टार्टिंग में तो नदी ऐसे आ गई, लेकिन जब मैदान में आएगी तो वो ऐसे मूव करती है, जहां पे भी उसको सॉफ्ट मिट्टी मिलेगी उसी को काटते हुए और उसका ढलाव जैसा होगा उसी के हिसाब से ये आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अब चूंकि कभी ऐसे बह रही थी, फिर इसका क्या हुआ कि कहीं और इसको मिट्टी मिल गई और ये ऐसे चली रही है, यहीं से ये क्या हुआ कि ये इधर मूव कर गई, इधर हो, यहीं से ये कट गई, इसको यहीं पे ही कोई मतलब मिट्टी इसकी ऐसी मिल गई जो काटने लायक इसको मिल गई, यहीं से ये
अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, जो पार्ट है, ये अलग हो गया। यही धीरे धीरे क्या होता है, बिल्कुल ये कटता जाता है और ये एक पार्ट बन जाता है जिसको बोल देते हैं गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है, जिसको चाप झील भी बोलते हैं और चाप झील या चाप लेक भी बोलते हैं, या फिर गोखुर। तो ये आप वर्ड याद रखिएगा, चाप या गोखुर लेक। ये कौन बनाता है, ये नदियां बनाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर कभी भी ये पूछ ले कि ये किसके माध्यम से बनती हैं, तो ये नदियों के माध्यम से बनती हैं। मतलब ये जो धाराएं ऐसे ऐसे इसका फ्लो है, और यहीं पे आके ये यहीं से इधर शिफ्ट कर जाए और ये वाला हिस्सा जो बच जाता है, यही झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, समुद्र, समुद्री द्वारा कैसे, अब चूंकि समुद्र है तो वहां पे हमेशा वेव तो तरंगे चलती रहती हैं। ठीक है, तो कोई भी समुद्र की बात करें तो कोई भी जो वहां पे जो चट्टाने होती हैं उसको तोड़ती हैं, जब जब उसको मतलब कोई भी वहां पे जो चट्टान है पर कोई भी पत्थर है, तो उसको जब ये बार बार इसकी जो वेव्स हैं इसको हिट करती हैं, तो क्या होता है, वो उसकी आकृति एक अलग आकृति बनती जाती है। ठीक है, और वो कहीं एक अलग ही पता चला कि वो ऐसे ऐसे बन गया, यहाँ पे उसको हीट कर रही है बार बार, तो वो ऐसे गेट टाइप का बन जाता है। फिर वो हीट करते करते इसको भी तोड़ के खत्म कर देती है, फिर अवशेष बचता है। मतलब लास्ट में तो इसका समुद्र में विलीन होना तय है। तो ये भी कोई कोई एक नई नई स्थल आकृतियां बनाती जाती हैं। ये सारे बाहर की घटनाएं बहिर्जनित हैं। ठीक है, तो नदियों के द्वारा हो गया, कैसे ये स्थल का निर्माण कर रही हैं। और नदियां तो मैं बताया कि ब्रह्मपुत्रा जो बताया कि ब्रह्मपुत्रा के रिवर के अंदर ही एक द्वीप बन गया है। उसके मलबे से ही वहां पे एक द्वीप बन, जिसको माजुली बोलते हैं, आप याद रखिएगा, आप सर्च भी करेंगे तो माजुली द्वीप है, जो नदी के बीच में, नदी जल द्वीप है। ठीक है, वहीं समुद्र भी कुछ बना रही है, कुछ नदियां बना रही हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्लेशियर, तो ये भी पिघलाती हुई जहां से भी आती हैं, तो इसको इस हिस्से को पूरा ये पिघलाती हुई आगे बढ़ती हैं, तो ये भी एक आकृति के रूप देती हैं। ठीक है, इसका मैं नेक्स्ट, अभी तो ये 7th क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ कि क्या क्या घटनाएं घटती हैं बाहर की। बाकी इससे बनी हुई कुछ आकृतियों की मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, जिसमें आप उसको आसानी से याद रखिएगा कि हिमानी निर्मित कौन सी है, जलीय निर्मित कौन सी। जैसे नदी की बात करेंगे तो नदी में जैसे गोखुर झील हो गया, चाप झील हो गया। ठीक है, जिसको चाप झील या गोखुर झील बोलते हैं। वैसे हिमानी निर्मित, वायु निर्मित। अब देखिए, ये वायु निर्मित की बात करें तो ये वायु निर्मित कैसे कर रहा है, तो इसका एक लिस्ट दे दूंगा, आप उसको याद रखिएगा बस। जैसे यहाँ पे हवाएं चल रही हैं, तो देखिए ये कहीं से रेत उठा के कहीं पे लाके एक टीले नुमा बना देती हैं। ठीक है, वहीं इसको देखिए, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हार्ड है, मिट्टी है, ये सॉफ्ट है, तो कहीं न कहीं इसको तोड़ दिया, बार बार इस पे हवा हीट कर रही है, तो ये वाला हिस्सा पूरा टूटता चला गया। अब पता चला कि कभी कभी टूटते टूटते ये खत्म भी हो जाएगा और ये फिर ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो ये हवा द्वारा निर्मित है। सीधा उसका एक लिस्ट होगा और नाम होगा, आप सीधे वहां से याद कर लीजिएगा। बट अभी आप बस इतनी चीज करिए कि ग्लेशियर क्या निर्माण कर रहा है, नदियां क्या बना रही हैं, समुद्र क्या बना रहे हैं, और पवन कैसे बनाती हैं। ठीक है, तो ये बहिर्जनित की बात हो रही है। नेक्स्ट जो हमारी बात है वो इस पे हो गया। इस पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो अभी जो हम टॉपिक पढ़े हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को, मैं इससे पहले जो मेरा टॉपिक था, इससे पहले जो मेरा वीडियो बना हुआ था, हाँ, उसका मैं आंसर बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन को कराऊंगा। जो उसमें देखिए, पहला जो उसका, आप उसको वीडियो देखेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। पहले का उसका है डी। ठीक है, पहला जो उसका है उसका डी है। दूसरे का जो है वो ए ऑप्शन सही होगा, आप सही कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। तीसरे का जो है वो है सी। इसके बाद चौथे का जो है वो है, चौथे का भी सी है। और पांचवा यूपीएससी का क्वेश्चन था, उसका आंसर है डी। ठीक है, तो ये आप वहां पे आप उसको सही कर लीजिएगा, और खुद से सही कर लिए होंगे तो भी आप देखिए कितने आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी बात करते हैं,
अब इसके जो यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके आंसर हम यहीं बता देंगे, थोड़ा सा टाइम आपको देंगे। जब पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैं बताया हूँ अभी, जस्ट अभी बताया हूँ, तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए कि अंदर जो घटना घटती है वो उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको लावा बोलते हैं? क्या उसको बेसाल्ट बोलते हैं? क्या उसको ऑब्सीडियन बोलते हैं, ऑब्सीडियन बोलते हैं, या कोई भी नहीं बोलते हैं? देखिए पृथ्वी के अंदर ये तो बाहर की घटना है, ये जो बेसाल्ट है ये ओसनिक प्लेट है, जो समुद्री प्लेट होती है वो इससे बनी होती है, वो भारी होती है, तो ये भी कुछ नहीं दे रहा है, ये तो बिल्कुल अलग ही आ रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो रहा है। इसका आंसर यहाँ पे तो ये होगा, बाकी जो पृथ्वी के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा, और पृथ्वी के बाहर जैसे आ गई तो उसको बोल देंगे लावा। ठीक है, अंदर है तो मैग्मा, बाहर आ गई तो लावा। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ये आप बस आप याद रखिए कौन सी गैसें सारी निकलती हैं, बट सबसे ज्यादा की बात करें तो जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलती है। ठीक है, बाकी सारी थोड़ी थोड़ी सारी ये भी निकलती है, ये भी निकलती है, बट सबसे ज्यादा की यहां पूछ रहा है सबसे अधिक कौन सी निकलती है, तो जल वाष्प निकलती है सबसे ज्यादा। ठीक है, देखिए भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? अभी मैं 3 तरंगे बताया हूं, जस्ट कुछ देर पहले ही बताया हूं, आप उसको देख भी सकते हैं। ये क्योंकि इन्होंने क्या इसको ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन भी थोड़ा सा वो हिंदी फॉर्म में लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, ये तो है ही नहीं, BSL कोई तरंग ऐसा कुछ होता नहीं, ABL ऐसा भी कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये भी देखिए नहीं होता है, RSL बकवास है, ये भी देखिए FSL ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सही लग रहा है PS और L। ठीक है, ये होते हैं, ये तरंगे होती हैं, 3 तरंगे होती हैं, मैं बताया हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये बिल्कुल, ये अभी मैं नहीं बताया था, मैं सोचा क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको बताऊं। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है, किसके नापने के लिए उपयोग होता है रिएक्टर पैमाने का? तो आप बताइए, आपको गहराई तो है नहीं, अंतरिक्ष यान का वेग है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो भूकंप की तीव्रता की बात करें। ठीक है, देखिए सिस्मोमीटर, ये भी रिलेटेड उसी से है, हृदय गति नहीं है, पेड़ों की ऊंचाई नहीं है, ये भी नहीं है, भूकंप से हमारा। ठीक है, भारतीय, नेक्स्ट हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? ठीक है, जिसका कारण क्या है, किस वजह से जो भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है वो भूकंप, मतलब वहां पे भूकंप आती है, किस वजह से? अभी मैं थोड़ा सा मैं बताया था कि हमारा हम जो हमारा भारतीय महाद्वीप प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकराता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भूकंप आता रहता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा होगा, इसकी वजह से, क्योंकि इनका आपस में दोनों प्लेट ये टक्कर होती रहती है, दोनों प्लेट कॉन्टिनेंट प्लेट है। ठीक है, महाद्वीपी दोनों प्लेट है, कोई भी सबमर्ज नहीं हो रहा है, और ये आपस में हमेशा ये लड़ती रहती हैं, इसकी वजह से, जिसको बोलते हैं क्या, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, भूकंप आता रहता है। ये हमारा कुछ टॉपिक हो गया, और इसमें आपको ये सारी चीज़ें एक एक टॉपिक वाइज आपको मैं बता रहा हूँ, साथ ही उस पर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो आप कम से कम ध्यान रखिए कि कैसे आपको इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। बाकी मैं वो बताया हूँ, उसका मैं चार्ट एक जगह कहीं पे भी आपको दे दूंगा। ठीक है, क्लास में मिलते हैं जिसमें हम और भी इसके अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।